लेक्चर में हमने डैम्स के जो एडवांटेज थे एंड डिसएडवांटेज जो थे वो डिस्कस किए थे। ओके, नाउ हम इसका जो है नेक्स्ट टॉपिक इससे जो रिलेटेड है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द effects of unplanned technical growth। The effects of unplanned technical growth। तो देखो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल ग्रोथ जो है, यानी कि हम कोई भी प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करने वाले हैं या कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है तो उससे पहले, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले क्या कर लेना चाहिए, उसके जो बेनिफिट्स हैं एंड उसके जो लॉस हैं, यानी कि उसके क्या एडवांटेजेस होंगे और क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, तो वो पहले से ही क्या कर लेना चाहिए, डिस्कस कर लिया जाना चाहिए। बिकॉज देखो अगर क्या होगा कि कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया और आफ्टर लॉन्चिंग उसके जो है डिसएडवांटेज क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसके कुछ ऐसे रिजल्ट सामने आ रहे हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है और पीपल्स को भी उससे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो फिर वो क्या हुआ, वो तो एक मनी वेस्ट हो गया उसमें। ओके, मनी तो वेस्ट हुआ ही और साथ में उसका जो यूटिलाइज के लिए, जिस पर्पस के लिए उसे कंस्ट्रक्ट किया गया था या बनाया गया था, वो पर्पस भी उसका पूरा या कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो है टेक्निकल ग्रोथ के जो है अनप्लान अगर टेक्निकल ग्रोथ होती है तो उसके जो इफेक्ट्स होंगे वो क्या क्या होंगे। तो देखो डैम्स जो है, हम यहाँ पर डैम का एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। डैम जो है वो उसके एडवांटेज तो देखे गए कि इसके क्या एडवांटेज होंगे, बट उसके डिसएडवांटेज को इग्नोर कर दिया गया कि इससे जो है सोशली, इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली तीनों तरह की जो है डिसएडवांटेजेस या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो सिमिलर जो है हम यहाँ पर जो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे वो लेंगे हम किसका, जो इंदिरा गांधी जो प्रोजेक्ट है। ओके, इंदिरा गांधी जो कैनाल प्रोजेक्ट है उसका हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो देखो इंदिरा गांधी जो कैनाल प्रोजेक्ट है ना, उसमें जो जब उसको प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा चुका है तो वो किस पर्पस के लिए वो किया गया था कि जो रूरल एरियाज है या ऐसे एरियाज जहाँ पर वाटर की जो है क्या है, कमी है, तो उन एरियाज में उसको जो है उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था या बनाया गया था, ताकि वहाँ के जो पीपल्स हैं या लोकल जो विलेजेस हैं, एरिया है, उनमें क्या हो सके, वाटर की सप्लाई की जा सके, यानी कि वाटर के पर्पजेस के लिए उसको जो है बनाया गया था। बट क्या हो रहा है, देखो जो इंदिरा गांधी का जो रिवर है या कैनाल है उसके आसपास जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, वहां पर वाटर की क्या है, नियरर जो है, नियरर एरिया में तो वाटर की क्या है, अधिकता है या वाटर वहां पर मोर क्वांटिटी में है, तो उन लोगों ने वहां पर कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया किसका, ऐसी क्रॉप्स लाइक राइस एंड शुगर केन, बिकॉज ये क्रॉप्स ऐसी जिनके लिए लॉट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन्होंने क्या किया, पीपल्स ने, वहां के जो लोकल पीपल है उन्होंने क्या किया, वहां पर कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। तो जो डाउन स्ट्रीम है वहां के पीपल्स को वाटर की सप्लाई कंप्लीटली नहीं हो पाई। तो ये एक तरह का क्या हो गया, उसका ड्रॉबैक हो गया है ना, क्या हो गया है, उसका ड्रॉबैक हो गया। तो वो एक तरह से क्या हो गया, अनप्लान था, ऐसा तो प्लान ही नहीं किया था, या ऐसा जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा था तो वहां पर इंजीनियर्स ने ये इतना आइडिया ही नहीं लगाया था या इतना सोचा ही नहीं था। ओके, तो ये कंडीशंस क्या हुई, प्रोड्यूसेस हुई, यानी कि जिस पर्पसेस के लिए उसको लॉन्च किया गया था वो पर्पसेस तो कंप्लीट हुआ ही नहीं और दूसरे रिजल्ट और सामने आ रहे हैं इसके। क्लियर? तो ये एक एग्जांपल था इसका। सिमिलर जो सरदार सरोवर डैम जो बनाया गया है नर्मदा रिवर पर, उसकी हाइट जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी कि उसकी हाइट को इतना इंक्रीज कर दिया गया, फिर इंक्रीज कर दिया गया तो फिर क्या स्टार्ट करना पड़ा,
तो नर्मदा जो रिवर है उसमें वाटर की सप्लाई ही नहीं हो पाई, यानी कि वाटर ही नहीं उसमें बचा, तो फिर उस कंडीशन में जो है नर्मदा रिवर जो है वो क्या हो गई, उसमें जो भी रिमेनिंग वाटर था वो सब खत्म हो गया। तो फिर एक एक्ट या हम बोल सकते हैं आंदोलन स्टार्ट किया गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया गया। तो ये सभी क्या है, अनप्लान टेक्निकल ग्रोथ है, यानी कि जो पर्पसेस था उसके लिए इनको बनाया तो गया बट वो पर्पसेस कंप्लीट नहीं हुए। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको कि क्या इफेक्ट होता है अगर अनप्लान टेक्निकल ग्रोथ होती है, तो समझ में आई आपको बात। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया कि सोशली, इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली जो है इफेक्ट पड़ता है किसका, डैम्स का। तो देखो इकोनॉमिकली तो कैसे पड़ेगा, जब कंस्ट्रक्शन होता है डैम का तो लॉट ऑफ मनी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो लॉट ऑफ मनी वेस्ट हो जाती है उसमें, क्योंकि उतना जितना एडवांटेजेस होना चाहिए उतना तो है नहीं, उसके डिसएडवांटेज भी देखने को मिलते हैं। एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो गई है कि डिफॉरेस्टेशन की कंडीशन हो गई, बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है। अभी हमने डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए थे डैम्स के, तो आपको उससे क्लियर हो गया होगा। तो ये तो हमने डिस्कस किया क्या टेक्निकल ग्रोथ का जो इफेक्ट है वो क्या पड़ता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हेडिंग हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्ल्ड कमीशन ऑफ डैम्स। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है, वर्ल्ड कमीशन ऑफ डैम्स। वर्ल्ड कमीशन ऑफ डैम। तो देखो लार्ज डैम जो कंस्ट्रक्ट किए गए उनके अपोजिशन होने पर एक जो है वर्ल्ड कमीशन ऑफ डैम को क्या किया गया, फिर एस्टैब्लिश्ड किया गया था। और ये एस्टैब्लिशमेंट जो किया गया था वो किसके थ्रू किया गया, IUCN के थ्रू 1998 में। ओके, वर्ल्ड बैंक बोल सकते हो या तो वर्ल्ड बैंक और एंड IUCN in 1998। ओके, तो वर्ल्ड बैंक के थ्रू या IUCN के थ्रू 1998 में इसको स्टार्ट किया गया। किस लिए किया गया, तो मैंने रीजन आपको बताया कि जब क्या हो रहा था, जो डैम्स की ग्रोइंग थी उसका अपोजिशन होने लगा, तो उसके लिए एस्टैब्लिश किया गया। इसके जो टू मॉडरेट्स जो हैं वो हम मॉडरेट जो हैं इसके वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। The commissions, double M, the commission mandate। तो कमीशन क्या मैंडेट क्या है इस कमीशन के, तो देखो फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है यहाँ पर, रिव्यू द डेवलपमेंट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द डैम। रिव्यू द डेवलपमेंट एंड इफेक्टिवनेस large dam। Second point, internationally develop acceptable criteria
comma lines. Standard for planning, design, construction, monitoring, of them. Okay, so ये टू मॉडरेट्स जो है, मैंडेट्स जो हैं वो इसके दिए गए हैं, है ना। इनके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, फिर डैम्स जो है उसका डेवलपमेंट किस तरह से होगा, वो उन सभी क्राइटेरिया को क्या किया जाता है, देखा जाता है। ओके, तो इसमें जो है 12 कमिश्नर्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया क्या, द वर्ल्ड कमीशंस ऑफ डे। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है अल्टरनेटिव्स ऑफ डैम। अब अल्टरनेटिव्स ऑफ डैम में क्या होगा, देखो डैम्स की जब जो उसका मेन पर्पस है वो हमें पता होना चाहिए कि जो कंस्ट्रक्शन है डैम का वो किस पर्पस के लिए किया जा रहा है। बट अगर पर्पस ऐसा है कि हम क्या कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और जो सोर्सेज हैं उनसे भी हम जो हमारी नीड है उनको कंप्लीट कर सकते हैं, तो फिर डैम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, उसका अल्टरनेट हो जाएगा, किसका, डैम का। तो डैम का अल्टरनेट हो जाएगा, ये क्लियर। तो हम देखते हैं कि क्या क्या अल्टरनेटिव्स जो है डैम के निकाले जा सकते हैं। ओके, अल्टरनेटिव्स ऑफ डैम। तो देखो जब भी डैम का कोई प्रपोजल होता है कि न्यू डैम का कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके प्रपोजल से पहले टू टाइप के जो है स्टडी करनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग टू टाइप की स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें टू टाइप की स्टडी में जो फर्स्ट जो या प्राइमरी जो स्टडी है वो क्या है, जो पोस्ट डैम के कंस्ट्रक्शन में रिक्वायरमेंट होगी और उसके क्या बेनिफिट होंगे वो ऑलरेडी या पहले से ही कैलकुलेटेड होने चाहिए, यानी कि उसे पहले से ही क्या करना चाहिए, कैलकुलेट कर देना चाहिए और उसके बेनिफिट्स को भी कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो ये स्टडी से क्या डिटरमाइन हो जाएगा कि कोई भी जो बिल्डिंग है या जो भी कंस्ट्रक्शन है उसके रिगार्डिंग जो मनी की जो रिक्वायरमेंट हो रही है वो मनी बेनिफिशियल वर्क में रिक्वायरमेंट हो रही है उसकी, या फिर मतलब वो काम में आ रही है, या फिर वो मनी जो है वो वेस्ट है। ओके, तो ये डिटरमाइन हो जाएगा। सेकंड जो इसकी स्टडी की जानी चाहिए वो है द इफेक्ट ऑफ द न्यू डैम्स ऑन द एनवायरनमेंट इज असेस्ड इन द एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट या स्टेटमेंट। ओके, तो एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी क्या कर लेना चाहिए, पहले से ही उनको भी डिटरमाइन कर लेना चाहिए। ओके, तो देखो अल्टरनेटिव अब वन जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो क्या है कि न्यू डैम की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या कोई नॉर्मल जो पर्पस है उसी के लिए है, या उसी के लिए हम जो क्या कर रहे हैं, न्यू डैम का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का, कि अगर आप डैम का कंस्ट्रक्शन सिर्फ वाटर की सप्लाई के लिए कर रहे हैं, है ना, वाटर की सप्लाई हो सके पूरे जो सिटी है, टाउन है, उसके लिए अगर आप हम जो है डैम का जो आइडिया है या डैम का जो प्रपोजल है वो अगर हम कर रहे हैं एक्सेप्ट, तो उस कंडीशन में उसका अल्टरनेटिव जो निकाला जाता है वो क्या है कि जो हेड पंप्स है या ग्राउंड जो पंप है उनके थ्रू वाटर को क्या किया जाए, सप्लाई किया जाए, एंड ग्राउंड वाटर पंप किया जाए एक्विफायर के थ्रू, इसको क्या किया जाए, पंप किया जाए, एंड वाटर ऑब्टेन किया जा सकता है, और अदर सोर्स जो है उनसे भी वाटर को क्या किया जा सकता है, सप्लाई किया जा सकता है। तो ये डैम का क्या हो जाएगा, एक अल्टरनेटिव वो हो जाएंगे सोर्सेस, कि इन डैम के अलावा या डैम्स अगर नहीं होंगे तो उस कंडीशन में जो नॉर्मल जो अदर वाटर सोर्सेज हैं उनसे भी वाटर की सप्लाई
की जा सकती है। ओके, नाउ देखो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें कि नेक्स्ट केस में क्या है कि डैम्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए क्या किया जा रहा है या एनर्जी जनरेशन के लिए ही डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो उस कंडीशन में और दूसरे एनर्जी सोर्सेज भी तो अवेलेबल है हमारे पास, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है हम डैम्स को ही उसका कंस्ट्रक्शन ही करवाएं। तो फिर देखो अदर सोर्सेज जो अवेलेबल है, कोल, सोलर जो एनर्जी है, कोल फायर और न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है, उनके थ्रू भी तो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाता है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन उनसे भी हो सकता है, यानी कि एनर्जी तो उनसे भी तो ऑब्टेन की जा सकती है ना, या एनर्जी का सप्लाई उनसे भी किया जा सकता है, उनसे भी जनरेट की जा सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, एक डैम्स का अल्टरनेटिव हो जाएगा कि और अदर सोर्सेज भी अवेलेबल है, तो उन्हें यूटिलाइज करें डैम्स के कंपैरिजन में। तो डैम्स जो है वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या करता है, क्रिएट करता है। तो इसीलिए हम बार बार इसी लाइन को क्या कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हैं कि डैम्स जो है वो उसके एडवांटेजेस हैं, बट उसके डिसएडवांटेजेस एडवांटेज से ज्यादा है। ओके, एडवांटेज के कंपैरिजन में उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ज्यादा है। तो इसीलिए हम डैम्स को क्या कर रहे हैं कि डैम्स इग्नोर किया जाना चाहिए, यानी कि उसका कुछ अल्टरनेटिव जो है उन्हें यूटिलाइज करना चाहिए, और उनके जो उनको जो है काम में ले सकते हैं हम, है ना, डैम्स के अलावा, यानी कि उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, ये तो हमने डैम की बात की थी, जो कंप्लीट हो चुका है हमारा डैम के रिगार्डिंग जो पॉइंट्स थे जितने भी, वो सब कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो है देखो हम पढ़ रहे थे वाटर फॉर ऑल, तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था पुल्स इन हिमाचल प्रदेश। नाउ हमने फिर नेक्स्ट क्या डिस्कस किया था, डैम, और डैम से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो कंप्लीट किए। नाउ हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई। एग्रीकल्चर, irrigation and water supply। तो देखो वेरियस जो अल्टरनेटिव्स हैं, न्यू स्टोरेज ऑफ डैम्स, so it produce the some amount of agricultural products, so using less water are। तो वो कौन से ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिनमें वाटर की जो नीड है वो कम होगी, यानी कि वो लेस वाटर जो है उनके थ्रू यूज किया जाएगा। so इसमें हम लिख लेते हैं इम्प्रूव मैनेजमेंट of surface irrigation system। surface irrigation system एग्जाम्पल्स इसके देखो, downstream control system and channels management या maintenance। The next point is collection of better fill application practices
Example, bed and furrow. Irrigation, bed and furrow, irrigation. तो जो एप्लीकेशन है प्रैक्टिसेस उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेटर फील्ड जो है उसको सेलेक्ट किया जाना चाहिए. ओके, सो बेड एंड एग्जांपल क्या है, जैसे बेड एंड फरो इरिगेशन, कॉमा ड्रिप इरिगेशन. तो इसमें क्या होगा, देखो वाटर का जो लॉस है इस कंडीशन में कम होगा, है ना. ड्रिप इरिगेशन, encouraging cropping pattern, that is adjusted to the local climatic conditions. Examples are growing sorghum instead rice and wheat in drought prone areas. The next point is enhancing local water storage in ponds and lakes. Through a small structure. And connecting the channels. Okay, so these are the using less water. These practices are कर सकते हैं हम ये प्रैक्टिसेस, जिनसे क्या होगा, जो वाटर है उसका यूटिलाइजेशन जो है वो कम क्वांटिटी में होगा, यानी कि लेस वाटर रिक्वायरमेंट होगी इन प्रोसेसेस में. ओके, तो पाइप सिस्टम जो है उसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं, लीकेज सिस्टम जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. बिकॉज पाइप सिस्टम से क्या होगा, कंटिन्यू फ्लो होता रहता है वाटर, तो वो मैक्सिमम वाटर जो है वो क्या हो जाता है, बह जाता है या फ्लो हो जाता है. बट लीकेज अगर सिस्टम है तो लीकेज सिस्टम में ड्रिप बाय ड्रिप क्या होगा, वाटर का फ्लो होगा, या हम बोल सकते हैं ड्रिप बाय ड्रिप जो है इरिगेशन हो जाएगा. कि तो उससे भी वाटर का जो है क्या किया जा सकता है, स्टोरेज किया जा सकता है. रीयूज एंड रिसाइकलिंग के थ्रू जो है किया जा सकता है. तो ये सभी जो वेस्ट जो हमने पढ़े हैं ना, ये सभी वेस्ट क्या है, इम्पोर्टेंट है किसमें, जो वाटर के जो रिक्वायरमेंट है उसको कम करने के लिए, यानी कि ये प्रोसेसेस हम अप्लाई कर सकते हैं. तो इनके थ्रू भी वाटर को जो है क्या किया जा सकता है, कंजर्व किया जा सकता है या इसको स्टोर किया जा सकता है. ये हमारा जो अल्टरनेटिव था डैम का, ये फर्स्ट पॉइंट था. ओके, सेकंड पॉइंट जो है डैम के अल्टरनेटिव में वो है एनर्जी. द नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी. तो देखो डैम का जो है नेक्स्ट अल्टरनेटिव क्या है, एनर्जी.
तो एनर्जी का जनरेशन जो है जनरली डैम्स के थ्रू किया जाता है। तो हाइड्रो पावर जो स्टेशन है उनमें इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है वो डैम्स के थ्रू ही होती है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा कि हम क्या करें, हमारे थ्रू क्या किया जाना चाहिए, या हम क्या अल्टरनेटिव जो है निकाल सकते हैं कि हम नॉन रिन्यूएबल जो अल्टरनेटिव हम क्या निकाल सकते हैं कि जो रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्स है जो अवेलेबल है उन्हें हम क्या करें, एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज करें, लाइक ओशियन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इसके अलावा जो है वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सभी को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन एनर्जीज के थ्रू क्या करेंगे कि यूटिलाइज कर लेंगे और इसी के से हम एनर्जी का जनरेशन करवा सकते हैं। ओके, तो ये जो है क्या नहीं होंगे, ये पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं करेंगे, यानी कि नॉन पॉल्यूटिंग जो है होंगे, और इसके अलावा जो है ये कैसे होंगे, नॉन पॉल्यूटिंग होंगे, और कैसे होंगे, ये जो है एनवायरमेंट का जो डैमेज, एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उनको भी क्या करेंगे, ये प्रिवेंट करेंगे, यानी कि ये एनवायरमेंट को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ हम जो है इसके अल्टरनेटिव अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम, ओशियन एनर्जी, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, ओशियन एनर्जी, विंड एनर्जी, एटसेट्रा। ओके, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके जो है अल्टरनेटिव हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें इनके थ्रू एनर्जी यूटिलाइज की जा सकती कर सकते हैं। तो डैम्स के थ्रू जो है एनर्जी जनरेशन नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ये इसका अल्टरनेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, फिर थर्ड है फ्लड मैनेजमेंट। फ्लड मैनेजमेंट के लिए क्या होगा कि हम क्या, हमारे थ्रू क्या किया जा सकता है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं रन ऑफ, जो वाटर जो रन ऑफ होता है, रन ऑफ वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है बेटर कैचमेंट मैनेजमेंट के थ्रू भी जो वेटलैंड्स होते हैं जहां जो है वाटर की ज्यादा क्या होती है, अमाउंट होती है, तो उस वहां पर जो है फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उनका प्रॉपर सिस्टम या मैनेजमेंट करके फ्लड कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जो सेकंड जो पॉइंट है, सो आइसोलेशन ऑफ फ्लड बाय फ्लड एम्बैंकमेंट्स। तो एम्बैंकमेंट्स के थ्रू क्या किया जा सकता है, फ्लड का आइसोलेशन किया जा सकता है। सो फ्लड प्रूफिंग एंड फ्लड प्लेन जो है डेवलप किए जाने चाहिए। नेक्स्ट देखो फिर पॉइंट, इंक्रीजिंग पीपल्स कॉपिंग कैपेसिटी। तो ये सभी जो है मेन क्या हो जाएंगे, फ्लड मैनेजमेंट के पॉइंट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, अब ये डैम्स यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा टॉपिक वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो देखो वाटर जो है वो क्या है, एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। तो इसका जो है सस्टेन, इसको जो है क्या करना, प्रिजर्व करना, या इसको हम बोल सकते हैं इसका कंजर्वेशन जो है वो क्या है, जरूरी है। ओके, तो जो डेवलपमेंट है वाटर सप्लाईज का, वो क्या उसको जो है अंडरटेक करना, या फिर अंडरटेक करना किस लिए, जो हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस है या इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए जो क्या है, ये रिक्वायरमेंट है, जिससे कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। ओके, तो उस लिए जो है, या इसके लिए जो है वाटर की हार्वेस्टिंग करना या कंजर्व करना उसे बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट देखो आप, लॉट ऑफ वर्क ऑन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस।
तो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया है किस पर, वाटर की जो है कंजर्वेशन के लिए या वाटर के जो एंजाइम सिस्टम है उन पर। शेड मैनेजमेंट के थ्रू भी ऐसा जो है एंजाइम सिस्टम है उनको कंजर्व किया गया है। तो वो जो है जनरली किसके थ्रू किया गया है, तो वो अल्टरनेटिव है टू मेगा प्रोजेक्ट्स लाइक डैम। तो डैम्स की तरह ही यह जो है डैम्स का अल्टरनेटिव निकाला गया है, या डैम्स का अल्टरनेटिव हम इसको बोल सकते हैं। वाटर शेड मैनेजमेंट जनरली किया जा सकता है वाटर के कंजर्वेशन के लिए या उसकी स्टोरेज के लिए। क्या किया जा सकता है, वाटर शेड मैनेजमेंट, जो कि क्या है डैम्स का अल्टरनेटिव है या मेगा अल्टरनेटिव हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर? तो वाटर शेड जो मैनेजमेंट है उसके रिगार्डिंग जो पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इज increase the production and income of water, production and income of water for watershed community. Migrates, drought and floods. And the next point is increase the life of downstream dam and reservoir. ओके, तो देखो जो कम्युनिटीज है, ये जो कम्युनिटी है वाटरशेड कम्युनिटी, इनके थ्रू वेरियस जो वाटर सेविंग मेथड्स है वो यूटिलाइज किए जाते हैं। तो वो मेथड कौन कौन से हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। से नेक्स्ट उनमें देखो आप जो इस वाटरशेड कम्युनिटी के थ्रू क्या किए जाते हैं, यूटिलाइज किए जाते हैं। डग स्मॉल पिट्स and lakes. Next is put in place simple watershed system. Build small earthen dams. Next point is set up rooftop water collecting unit. वाटर कलेक्टिंग यूनिट। सो ऑल दीज मेथड्स जो हैं ये वो क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर जो है उसको उसका जो लेवल है या हम बोल सकते हैं कि ये सभी वाटर की रिचार्जिंग में हेल्प करेंगे। नाउ देखो वाटर हार्वेस्टिंग जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम, ये क्या है, बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है। ओके, कैसा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है एंड मेनी जो एरियाज हैं उनमें ये यूटिलाइज भी किया जाता है। तो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट तरीके से इसको जो है क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। तो हम जो एरियाज हैं, जिन एरियाज में पर्टिकुलर
क्या किया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है या इसका यूज किया जा रहा है, वो भी हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इंडिया में अलग अलग जो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनमें वाटर हार्वेस्टिंग जो है की जाती है। ओके, सो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट जो है देखो वो है इन राजस्थान। राजस्थान में देखो क्या है, खादिन्स, टैंक्स एंड नदीज। सेकंड इज महाराष्ट्र, and tals, mantras and tal. Third is MP, Madhya Pradesh and UP, Uttar Pradesh, Bundhi. Fourth is Jammu, ponds in the Kandi Band. Fifth is Tamil Nadu, Aris and Tents. And the sixth is in Karnataka, Hattas. ओके, सो देखो ये तो हमने जो रिलेटेड पॉइंट्स थे, ओके, वाटर शेड्स कम्युनिटी एंड वाटर शेड सिस्टम के, वो हमने डिस्कस किए हैं। एंड जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसके पॉइंट्स कि किस पर्टिकुलर स्टेट में किस तरह से जो है की जाती है या क्या वेज जो है इसके लिए अप्लाई किए जाते हैं, वो हमने डिस्कस किए हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बट वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।